यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले हो गया कंटेंट में। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और आज मेरी थोड़ी आवाज़ भी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि इनफैक्ट मेरा गला भी अभी ख़राब है। तो लेट्स इग्नोर दैट एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज के वीडियो में हम प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को समझ रहे थे, तो वहां से शुरू करेंगे। आज ही आप तरह से आज एक तरह से मान लो कि आपका पहला एपिसोड है जहाँ पे हम एक्चुअल गेम का डिजाइन शुरू करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं काफी दिन तक शूट नहीं करने वाला। तो आप ये वीडियो का मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड होगा, तो आप उस सेक्शंस को अलग अलग जाके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना नॉलेज गेन कर पाते हैं एक बार पे। ऐसा नहीं है आपको एक ही दिन में सब कुछ करना है। ओवरफ्लो नहीं होने देना, जितना आप एक बार में ले सकते हैं उतना ही करो। और मोस्ट प्रोबेबली आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे, तो आप भी अपने आप से ही खोल के देखोगे, अरे कि मेरा प्रोजेक्ट वगैरह है, लेट्स कंप्लीट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी यूनिटी के बेसिक्स टूल्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था क्या हायरार्की वगैरह का क्या रोल है। एक्चुअली नहीं बताया था शायद से। तो सीन व्यू में आप सब कुछ वो करते हो, मतलब आप अपना जो गेम डिजाइन करते हो वो सब सीन व्यू में होता है। गेम व्यू होता है कि एक्चुअल आपका गेम का जो कैमरा जो देख रहा है वो क्या है। ये एक्चुअली आप मान लो कि प्लेयर व्यू है। एक्चुअल में जब आपका गेम रन होगा तो फिर जो ये मेन कैमरे में दिखेगा वही आपके प्लेयर के स्क्रीन पे भी दिखेगा। हायरार्की में सारे गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे गेम बनता है, तो जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सीन में, तो वो सब आपको हायरार्की में मिलेंगे। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट में आप अपना एक तरह से फाइल एक्सप्लोरर है और इसमें आप नई चीजें क्रिएट कर सकते हो और उन्हें मैनेज कर सकते हो। कंसोल में आपको सारे एरर डीबग मैसेजेस वगैरह सब दिखाएगा, अभी जैसे दिखा रहा है कि विजुअल स्टूडियो का पैकेज में अपडेट नहीं है। अगर आपके में भी ये मैसेज दिखा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। ये एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है विंडो, एंड विंडो के बाद आपको जाना है पैकेज मैनेजर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए ऐसा कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई एरर है तो फिर आप अपना प्रोजेक्ट बंद करके फिर से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपडेट का साइन दिखा रहा है, तो मैं इसको जाके अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद विजुअल स्टूडियो एडिटर को भी अपडेट कर दूंगा। तो ये अपडेट हो चुका है। लेट्स गो फॉर विजुअल स्टूडियो एडिटर अनअपडेटेड। तो अभी ये वार्निंग चली जानी चाहिए। इसके बाद और अगर आपके पे कोई भी एरर मैसेज वगैरह आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो अभी वैसे क्लियर कर दो, उसके बाद ये नहीं आएंगे। जैसे कि हमने अपडेट कर दिया तो अब वो डीबग या फिर वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा है। अभी के लिए तो आप वार्निंग मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, पर अगर आप कोई गेम अपना प्रोडक्शन के लिए निकाल रहे हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इन पे थोड़ा ध्यान वान देना चाहिए और चीजें रेगुलरली अपडेट कर देनी चाहिए। इससे आप ही को फ्यूचर अपडेट निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। सो हम समझ रहे थे ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स का। तो एक्चुअली आप ऐसा मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्चुअली फिजिकल चीज है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ प्लायर्स। तो इफ अगर मेरे पास प्लायर्स है तो प्लायर्स एक्चुअली एक फिजिकल प्रोडक्ट है। और प्लायर्स का जो यूज केस है, हम मान लो हमें किसी कोई कील वगैरह उखाड़नी है, या हमें कुछ खींचना है, या फिर कुछ चीज को बहुत ज्यादा टाइटली ग्रैब करना है, तो उसके लिए हम वो प्लायर्स यूज करते हैं। तो जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो मेनली इसका यूज केस बताते हैं। तो जो मेन जैसे कोई भी आप गेम ऑब्जेक्ट बनाओगे इस पे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट हमेशा रहेगा, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। अब ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, आपके गेम में एक पोजीशन को डिनोट करता है। आपकी पोजीशन क्या है, आपकी रोटेशन क्या है, आप कौन से स्केल पे हो। ये एक तरह से आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि आप कैसे हो। एंड उसके बाद बाकी के कंपोनेंट्स आते हैं धीरे धीरे करके, जिनको ये कंपोनेंट्स एक तरह से क्लासेस है। और इन क्लासेस के सारे आप फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब ऑडियो लिसनर से कहना चाहते हो कि कैमरा जो है उसका एफओवी थोड़ा ज्यादा करो या कम करो, या फिर मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, तो वो हम कर सकते हैं कैमरे के क्लास को डिनोट करके, और क्लास के अंदर से चेंज करेंगे तो एक्चुअल में कंपोनेंट भी चेंज होगा। एक तरह से मान लो कि उस क्लास की एक इंस्टेंस है कंपोनेंट। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर जैसे जैसे हम चलेंगे साथ पे करेंगे हम ये सब, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक माइक्रो चैलेंज दूंगा। आप अपना थोड़ा सा राइट क्लिक वगैरह करके चीजें एक्सप्लोर करिए कैसे।
तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप 3D ऑब्जेक्ट में जाके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो अभी आपको मेन क्या करना है, आपको एक हॉरिजॉन्टल आपको एक बैकग्राउंड तैयार करना है, जिसमें कि अभी जो पहले मैं आपको गेम का ओवरव्यू दे देता हूँ। हम जो गेम बनाने वाले हैं वो एक तरह से होगा कि ऊपर से काफी सारी एक तरह से आप एक बास्केटबॉल हुप की तरह काम करोगे, और आप नीचे आने वाली सारी बॉल्स को पकड़ोगे जो भी ऊपर से गिर रही है। तो मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा बेसिक है, पर अभी ये बिगनर्स है तो इसलिए हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में हम FPS मल्टीप्लेयर सब बनाएंगे। तो अभी उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी आपको माइक्रो चैलेंज दे रहा हूँ, एक 3D ऑब्जेक्ट्स में जाके आप इन चीजों के साथ थोड़ा सा खेलो, और थोड़ा सा मतलब इनको एक्सप्लोर करो कि कैसे क्या क्या उनका ट्रांसफॉर्म चेंज करो, और इन अलग अलग टूल्स को यूज करो। और लास्ट में कैसे आपको हॉरिजॉन्टल बैकग्राउंड बनाना है, जिसके ऊपर हम अपना हुप और बॉल्स वगैरह रखेंगे। सो आप अपना टाइम ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो मैंने ऐसे किया है। सबसे पहले मैंने क्यूब लिया एंड रीसेट इट्स ट्रांसफॉर्म। उसके बाद मेरे को एक बैकग्राउंड की तरह यूज करना है, तो मैं इसका थोड़ा वाई को पतला कर देता हूँ। एक्चुअली वाई नहीं, जेड एक्सिस को थोड़ा पतला कर देता हूँ, एंड एक्स एक्सिस को भी। हाँ, लेट मी जस्ट ग्रैब माय स्केलिंग थिंग। सो जो मैं आपको बता रहा था कि ये भी स्केलिंग के लिए यूज होता है, तो अब काम आएगा एक्चुअल स्केल करने में। तो अगर मान लो मेरे को इसको स्केल करना है, तो मैं परफेक्टली अपना एंगल एम करूँ, कैमरा एम करूंगा, और उसके बाद मैं इसे ऐसे स्केल कर सकता हूँ नॉर्मली। तो अभी इसकी जो पोजीशन है, मान लो मैंने 2 दे रखी है, मैं इसे 10 सेट कर देता हूँ। एक्चुअली पोजीशन नहीं होगा, वो स्केल होगा, तो ये 7 है, मैं इसे 12 सेट कर देता हूँ। और एक्चुअली 20 ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे 0.2 आप देख सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। तो अभी ये फिलहाल मैं इसके साथ जाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको इसका जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें एक मटेरियल, जैसे मैं आपको धीरे धीरे करके सब एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पे अलग अलग चीजें बनाते हो और आप चीजों को रेफर कर सकते हो। तो ये एक तरह से क्लास होगी, आप क्लास का इंस्टेंस एक रेफर कर रहे हो। तो अब अगर अभी मैं एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी ये कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे, जैसे आप कोर्स में जाओगे तो आप समझ ही जाओगे। तो अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं आएगा समझ में, वो थोड़ी सी चीज है। आप पहला प्रोजेक्ट खत्म करोगे, फिर आपको धीरे धीरे सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। तो सबसे पहले मैं मटेरियल बना रहा हूँ। मटेरियल का नाम लेट्स से मैंने रखा है ग्रीन। और अब मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे जाऊंगा कलर सिलेक्शन में, और वैसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर दे दूंगा कि मेरे को कैसा चाहिए। और उसके बाद इसकी स्मूथनेस कर दूंगा 0। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, पर मेरे को इसकी स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी रख लेते हैं, थोड़ी ज्यादा नहीं रखनी मेरे को, क्योंकि थोड़ी शेड वगैरह मेरे को अच्छी नहीं लगती। या आपकी बिल्कुल ही पर्सनल ओपिनियन है आपको कैसे रखना है। सो सेकंड थिंग इज, अभी देखो हमारे मेन कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा कैमरा एंगल एक्चुअली इस साइड से देख रहा है, और हमारा प्लेन है दूसरी साइड। तो अभी हम कैमरे को थोड़ा सा फिक्स करेंगे। तो कैमरे को मैं थोड़ा बुलाता हूँ अपनी साइड, हाँ इधर। अब इसको रोटेशन दे देते हैं 90 डिग्री, वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, एक्चुअली -90 होगा। तो अब आप देख सकते हो कि मेन कैमरे में हमारा पूरा विजन आ रहा है, जो हमारा प्लेन है, पर अभी ये पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे खिसका दूंगा, और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, तो अब आप देख सकते हो कि परफेक्टली ये जो भी हमारा बैकग्राउंड तैयार किया है, हमारा मेन कैमरा इस बैकग्राउंड को अच्छे से देख पा रहा है। तो अब हम मेन काम करेंगे एक प्लेयर पे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट्स को रीनेम कर दिया करो, क्योंकि इससे आपकी वो मैनेजिंग में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अभी हम मेन शुरू करेंगे एक प्लेयर जो मैं बनाने वाला हूँ क्यूब। तो इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं इसको, अगर हाँ, तो एकदम मैंने इसके लगा दिया ऐसे। अ, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म चेंज। तो वही मैं स्केलिंग टूल यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा ट्रांसफॉर्म एक मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले टूल में आप दोनों साइड से स्केल करते हो। पर जो ये वाला टूल है जो टी से खुलता है, उससे आप दोनों साइड से स्केल नहीं करते, उससे आप जो पर्टिकुलर साइड है आप उसी से स्केल करते हो, तो दोनों साइड नहीं बढ़ेगा मार्जिन। तो अभी तो अभी मैंने इसे प्लेस कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमें ऐसे बनाना है कि आप अपनी कीज से कंट्रोल करके इसको इधर उधर मूव कर सकते हो। तो हम इस पे एक कंपोनेंट ऐड करेंगे, इसको एक, चलिए मैं प्लेयर नेम कर देता हूँ।
तो इस पे अब एक हम कंपोनेंट ऐड करेंगे जो हमारा खुद का कंपोनेंट होगा जो ये सब कंट्रोल करेगा। तो मैं इस कंपोनेंट का नाम देता हूँ प्लेयर कंट्रोल्स। तो न्यू स्क्रिप्ट बनाई मैंने। अब न्यू स्क्रिप्ट पे जाके एक और बार एंटर दबा दो तो न्यू स्क्रिप्ट बनेगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ आप अपने एसेट्स को भी मैनेज कर लिया करो, ये एक अच्छी आदत है। क्योंकि जब आपके प्रोजेक्ट्स थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा मेसी होने लग जाता है। फिर आपके यहाँ पे एक्चुअली हंड्रेड ऑफ स्क्रिप्ट होंगी तो आप मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी के लिए हमारे प्रोजेक्ट छोटा सा है तो मैं इनको स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के फोल्डर में, मटेरियल को मटेरियल के फोल्डर में। तो अभी हम प्लेयर से शुरू करेंगे। मैंने प्लेयर सेलेक्ट किया। अब इस कंपोनेंट पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। आप स्क्रिप्ट पे भी डबल क्लिक कर सकते हो या आप यहाँ से भी यहाँ पे क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट कर सकते हो। पर मैंने वैसे ही डायरेक्टली कर दिया कंपोनेंट से, तो ऐसी कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये खुल गया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टार्ट और अपडेट क्या है। लेट्स से आपका गेम चल रहा है 60 एफपीएस पे। एफपीएस मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। आपका जो गेम होता है वो एक तरह से मूवी की टाइप मान लो, कि आप एक सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी अपने फ्रेम को पलटते हो, जिससे कि लगता है कि एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है। तो जितना ज्यादा अच्छा आपका फ्रेम रेट होगा उतना ज्यादा स्मूथ होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा रफ एक्सपीरियंस होगा। स्टार्ट का क्या मतलब है, लेट्स से आपका जो फ्रेम रेट है वो 30 एफपीएस है, तो जो स्टार्ट है वो पहले फ्रेम पे काम करेगा। जैसे 30 है तो 30 एफपीएस में जो फर्स्ट फ्रेम होगा फॉर सेकंड, ये उस पे काम करेगा। और सिर्फ एक ही बार काम करता है जब गेम स्टार्ट होता है। ये हर फ्रेम पे काम नहीं करता। जो ये है ये हर फ्रेम पे काम करता है। जैसे मान लो आपका गेम चल रहा है 60 एफपीएस पे, तो ये 60 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से रन करेगा। तो आप फ्रेम रेट लॉक भी कर सकते हो, पर अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपके बेसिक है। तो अब मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं थोड़ा सा बेसिक कोड बता देता हूँ क्या है। मैं आपको ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या लॉजिक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे। अभी के लिए आप इसे कॉपी कर लो, दैट इज debug.log। अगर आप पाइथन वगैरह जानते हो तो आप उसमें देखते होगे प्रिंट स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट ही है। मतलब कि आप प्रिंट कर रहे हो अपने कंसोल पे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था एरर वाला। क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं, दिस इज स्टार्ट। ये सिर्फ डीबगिंग के लिए यूज होता है, इसलिए उन्होंने debug.log डाल रखा है नाम। और यहाँ पे डालूंगा दिस इज अपडेट। अब आप सोच रहे हो कि मैंने कॉपी कैसे किया, तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। और अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो डुप्लीकेट कर देता है, और अगर आप कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो ये पूरी लाइन ही कट कर देता है। ये थोड़े से शॉर्टकट्स है, काफी यूजफुल होते हैं जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे ही। तो अगर अब मैं ये प्ले बटन दबाऊंगा, अपने गेम को प्ले करूंगा, तो मेरे जो कंसोल है, अगर आपको कंसोल नहीं दिख रहा तो आप विंडो पे जाके उसके बाद जनरल, और जहाँ से आप कंसोल सिलेक्ट कर सकते हो। पर अभी मेरा है तो मैं कंसोल कर रखा हूँ। और ये कोलैप्स ऑन कर दो, इससे क्या होगा, आपके मैसेज बहुत ज्यादा बाइंड नहीं होंगे। तो अब मैं कर देता हूँ प्ले। तो यहाँ पे एक बार आना चाहिए मेरा दिस इज स्टार्ट। तो देखो दिस इज स्टार्ट है एक बार, और ये दिस इज अपडेट हर फ्रेम पे आए जा रहा है आए जा रहा है। देखो इसका नंबर बढ़ रहा है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे स्टार्ट्स पे, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो फ्रेम रेट है वो 28 से 30 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो उसी हिसाब से काम कर रहा है। मैं एक बार फिर से माफी चाहता हूँ मेरी आवाज के लिए, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी ज्यादा लंबी ना हो। तो अभी के लिए ये स्टार्ट और अपडेट का है। अब इसके बाद हम मेन अब लॉजिक से शुरू करेंगे। अभी के लिए आपको मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, उसके बाद आप उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा क्या है। तो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट फंक्शन हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी लाइन लिखूंगा जो होगा फ्लोट एक्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सेस। और कौन सा एक्सेस चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल। अभी ये लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक कोड लिख लो। तो ये हमने फ्लोट एक्स निकाला। अब और डॉट नॉर्मलाइज भी लगाऊंगा, नहीं एक्चुअली वेक्टर नहीं है तो नॉर्मलाइज नहीं लगेगा। तो इसके बाद आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट न्यू वेक्टर 3। अब हमें कहाँ पे मूव करना है, हम चाहते हैं कि जो क्यूब है ऐसे ऐसे मूव करे जिससे कि ऑब्स्टिकल को ग्रैब कर सके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जी एक्सिस मूव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जी एक्सिस को ही मूव करूंगा।
तो वेक्टर 3 के अंदर 0, फिर जी एक्सिस, दैट इज जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, इसको एक्चुअली मैं रीनेम कर देता हूँ जी, यहाँ पे कर दिया मैंने जी, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट होगा वो, या तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कोड एक्चुअली कर क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये फ्लोट है, जो z है वो फ्लोट है। फ्लोट का क्या मतलब होता है कि नंबर, नंबर जैसे कि 0 से लेके पॉइंट्स में, क्योंकि ये एक्सिस, ये जो वैल्यू आएगी 1 से लेके 0 के बीच में होगी, -1 से लेके 1 के बीच में, मतलब पॉइंट्स में भी आएगी, इसलिए फ्लोट है। अगर ये पॉइंट्स में नहीं आती तो ये इंटीजर होती। तो अभी मैंने कहा है फ्लोट एक्स, और इनपुट एक क्लास है, मैं उस क्लास से कह रहा हूँ कि मेरे को गेट एक्सिस फंक्शन दो, और ये गेट एक्सिस फंक्शन जो है ये मेरे को एक वैल्यू देगा, उस एक ये वैल्यू देगा उसके हिसाब से कि हम कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसलेट क्या करेगा, उस ट्रांसफॉर्म को खिसका देगा उस पर्टिकुलर वैल्यू और उस की के हिसाब से। तो अभी एक्चुअली मैं करता हूँ, मैंने सेव किया तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ये देखो यहाँ पे इनपुट मैनेजर के अंदर इनपुट एक क्लास है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो राइट और लेफ्ट के जो बटन है और ए और डी जो बटन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट मी जस्ट गो एंड हिट प्ले। तो अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर पे दबा दूंगा देखने के लिए कि मेरा जो प्लेयर है उसकी जी एक्सिस मूव हो रही है या नहीं। तो अभी जैसे जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इसे डॉक कर लेता हूँ नीचे, जिससे कि मैं दोनों चीज एक बार में देख पाऊँ। तो अभी मैं गेम पे दबाऊंगा और ये देखो मैं मूव कर पा रहा हूँ अपने इसको जी एक्सिस पे। होपफुली आप भी देख पा रहे हो। तो अभी के लिए जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है वो कह रहा है कि जो भी आपका जो जेड फ्लोट है, जो भी हमने जेड फ्लोट लिया है, जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या करता है, एक पोजीशन पे ऐड कर देता है। तो मैं कह रहा हूँ प्लेयर के जो जी एक्सिस है उस पे मान लो वो फ्लोट आ रहा है 1, तो मैं कह रहा हूँ इस पे 1 ऐड कर दो, तो ये 1 यूनिट आगे खिसक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 7 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से ये 8 हो जाएगा, अगर मैं और खिसकाना चाहूँ 9, 83, 10, फिर अगर मैं आपको थोड़ा ज्यादा खिसका के दिखाता हूँ 20, तो ये एकदम ही इस साइड चला गया। तो वही हम कर रहे हैं बस थोड़े कोड के थ्रू। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, हमारा ये क्लास है ट्रांसफॉर्म। मैंने प्लेयर को बोला है कि ट्रांसफॉर्म है, ये मेरे को ट्रांसफॉर्म चाहिए, और उसमें ट्रांसलेट एक प्री रिटन फंक्शन है, आपको ये नहीं देखना कि कैसे किसने बनाया है या क्या करता है, आपको इसकी फंक्शनिंग जानना जरूरी है। और ये वेक्टर 3 क्या होता है, वेक्टर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो, पोजीशन जिसमें एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट होता है वो एक वेक्टर होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स पे मूव करना है, हमें तो नहीं करना, तो मैं कह रहा हूँ 0 मूव करो। वाई पे करना है, नहीं करना, 0 मूव करो, हमें जी एक्सिस पे मूव करना है। तो जी एक्सिस के लिए मैंने जी पोजिशन दे दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारा कोड अभी कर रहा है, और होपफुली आप अपने प्लेयर को मूव कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे या आपके में कोई भी एरर आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो होपफुली दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और एक चीज और, आप सोच रहे होगे कि मैंने इतना कम क्यों सिखाया है, अभी मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा, क्योंकि अभी कोड थोड़ा इंटेंस होता रहेगा, आप एकदम से सारी चीजें ग्रैब नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ही सिंपलिस्टिक और धीरे धीरे आसान शब्दों में आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप सारी चीजें एक बार में ग्रास्प कर पाओ। और अगर आपको जल्दी चाहिए ट्यूटोरियल तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, भाई थोड़ा तेज बना दो ट्यूटोरियल, मतलब आप 2 दिन के अंदर वीडियो चाहिए, तो वो उसकी भी मैं ट्राई करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।